वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। और ट्रांसफार्मर जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो नियम दिया है डॉक्टर माइकल फैराडे ने। इसमें है एक तो सेल्फ इंडक्शन की क्रिया, और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये दोनों क्रिया डॉक्टर माइकल फैराडे ने दिया है दोस्तों। तो म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया ये भी सिर्फ एसी में ही होती है, डीसी में म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया नहीं होती। सेल्फ इंडक्शन की भी क्रिया ये भी सिर्फ एसी में ही संभव है, डीसी में संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्रिंसिपल वर्क ट्रांसफार्मर का ये पूछ लेता है, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो इन चीजों को आपको नोट करना होगा। बेसिकली दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम इनपुट सप्लाई से जोड़ते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम यहाँ पर लोड से जोड़ते हैं। तो जब भी आपको ट्रांसफार्मर में जब आप देखेंगे उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, तो एक साइड आपको लेफ्ट साइड में प्राइमरी वाइंडिंग मिलेगी और राइट साइड में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग मिलेगी। यदि यहाँ पर ट्रांसफार्मर को जब प्राइमरी वाइंडिंग हम यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं और उसको सप्लाई से जोड़ते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा सप्लाई से जोड़ा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्राइमरी वाइंडिंग को सिर्फ सप्लाई से जोड़ा जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को दोस्तों लोड से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता यह है, यदि किसी कोर में प्राइमरी मतलब एक वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाए और उसी कोर के पास सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाए बिना किसी कनेक्शन के, प्राइमरी वाइंडिंग में जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होकर मिलेगा। ये इसलिए संभव है क्योंकि यह फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और ये फैराडे, डॉक्टर माइकल फैराडे ने अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत डॉक्टर माइकल फैराडे ने दिया है। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत ये कहता है, यदि किसी कॉइल को एसी धारा प्रवाहित की जाए यदि किसी कॉइल में, और उसी कॉइल के पास में दूसरी कॉइल को रखा जाए, तो निश्चित तौर पर फ्लक्स ग्रंथन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब कि उसके पास रखी हुई वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फैराडे के अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत इन दोनों के बीच में कार्य करता है दोस्तों। यह नियम डॉक्टर माइकल फैराडे ने दिया है। तो ये ऊपर वाला कोर होता है दोस्तों, ये कोर है, और यह कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है, जैसे डीसी मोटर, डीसी जनरेटर का जो कोर होता है आर्मेचर कोर, वो भी सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है। तो ऐसा सेम कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का भी मिलेगा आपको। तो ये जो कोर है, कोर टाइप में ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सेल टाइप हो गया, बैरी टाइप, ठीक है, और कोर टाइप। तो सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप, ये तीन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों इसके कोर के आधार पर। तो इसका जो क्रोड है, क्रोड के आधार पर तीन टाइप के ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। क्लियर है, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। चलिए, यदि हम ट्रांसफार्मर के अंदर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाने, तो यहाँ पर आपको बेसिकली ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई दिया जाता है, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, अर्थात कि स्वयं के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। यदि किसी भी वाइंडिंग में, ये एक प्रकार की वाइंडिंग है दोस्तों, और इस वाइंडिंग में जब आप एसी सप्लाई देंगे, तो एसी सप्लाई देने पर इस वाइंडिंग में दो चीजें यहाँ पर बन के उभरेगी। तो पहला है सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा होगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन।
तो सेल्फ इंडक्शन के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज ये देखने मिलेगा कि ट्रांसफार्मर की यदि किसी पहली कॉइल को, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, दो कॉइल होती है, प्रथम कॉइल को यदि सप्लाई सोर्स से जोड़ा जाए और उसी के पास सेकेंडरी वाइंडिंग को रखा जाए, तो इस फ्लक्स ग्रंथन के कारण यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो V2 वोल्टेज होगा, और प्राइमरी वाइंडिंग में V1 वोल्टेज जो सप्लाई दिया गया है। अर्थात कि जब तक आप एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को नहीं देंगे और उसके पास दूसरी और वाइंडिंग लाकर नहीं रखेंगे, तब तक सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक म्यूचुअल इंडक्शन का नियम है। यहाँ पर ये होता है जब भी किसी कॉइल को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो उसमें दो चीजें उत्पन्न होती है, एक तो ईएमएफ और दूसरा है एमएमएफ, अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, अर्थात चुंबकीय वाहक बल और विद्युत वाहक बल। तो किसी भी कॉइल में यदि एसी सप्लाई दिया जाए तो उसमें दो प्रतिक्रियाएं होती है, एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा और दूसरा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसी के कारण म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है और इसी के कारण सेल्फ इंडक्शन भी होता है दोस्तों। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जब ये किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित की जाती है या जब किसी कॉइल में धारा प्रवाहित की जाती है, वो भी एसी धारा, तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ये जो किसी भी कॉइल में धारा प्रवाहित की जाती है एसी में, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसी का लेंज के अकॉर्डिंग जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का यह विरोध करता है। इसीलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह मिलेगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन में भी लेंज के नियम का पालन करता है माइनस चिन्ह, और सेल्फ इंडक्शन में भी इसका पालन करता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, फिर उसके पास रखी हुई दूसरी जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंड, उसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी के कारण प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है विदाउट कनेक्शन। तो यहाँ पर जो है फ्लक्स लिंकेज के कारण ही प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में आकर बनता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, इसका जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। यहाँ पर यदि देखें तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का कोर डिपेंड करता है एक तो फ्लक्स डेंसिटी V पर और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो इसके कोर का साइज, ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसके कोर का साइज किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो फ्लक्स डेंसिटी पर और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो जो आप एसी सप्लाई देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोर डिपेंड करेगा कि कोर की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी रखना है, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। और उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स घनत्व उसका कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? यहाँ पर हाई परमिबिलिटी जो होती है वो ट्रांसफार्मर के कोर की होती है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसके थिकनेस, आप लेमिनेशन यदि देखें तो लेमिनेशन उसमें चढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर बेसिकली सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और ये जो सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि ये जो फ्लक्स है इसी को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है, अर्थात कि इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। रिलक्टेंस यानी मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, अर्थात ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा कौन उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस करता है, और मैग्नेटिक सर्किट में बाधा कौन उत्पन्न करता है, रिलक्टेंस करता है। तो ये ट्रांसफार्मर में जब उसमें सप्लाई दिया जाता है तो वहां पर एमएमएफ भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स में भी बाधा उत्पन्न होगा दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न होता है, कौन करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा, रेजिस्टेंस करता है, वैसी मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम रिलक्टेंस का है। तो इसी रिलक्टेंस में के कारण जो बाधा उत्पन्न हो रहा है उसी को कम करने के लिए हम यहाँ पर सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं उसका कोर किसका बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे दोस्तों। जब कोर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है तो यहाँ पर बाधा कम हो जाती है, उसी को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है कहा जाता है।
और इसकी जो परमिबिलिटी होती है जिसे कहते हैं चुंबकशीलता। परमिबिलिटी का मतलब होता है चुंबकशीलता, मतलब कि चुंबक बनने के गुण, मैग्नेट बनने के गुण। तो इसकी जो चुंबकशीलता होती है सिलिकॉन स्टील की, ये अधिक होती है। इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील कोर का ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती मैग्नेटिक सर्किट में। दूसरी बात, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, मतलब बड़े जल्दी चुंबक बन जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। तो इसकी परमिबिलिटी हाई होती है और लो रिलक्टेंस ये मटेरियल होता है। तो इसका जो थिकनेस होगा, सिलिकॉन स्टील की एक एक पट्टी को मशीन से, लेथ मशीन से कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो एक एक पट्टी को दोस्तों बनाने के बाद उसको लेमिनेशन किया जाता है, चढ़ाया जाता है उसमें लेमिनेशन, अर्थात कि पेंट किया जाता है। तो लेमिनेशन की मोटाई कितनी होना चाहिए वो भी डिपेंड करेगा। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील में इसमें भी लॉस होते हैं कोर में। तो कोर में सिलिकॉन स्टील में हिस्टेरिसिस लॉस होता है दोस्तों। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए भी सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। और इसी सिलिकॉन स्टील की पट्टी को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस को दूर किया जा सके। क्लियर है? तो 50 हर्ट्ज में कोर की मोटाई कितनी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 50 हर्ट्ज में 0.35 mm थिकनेस होगी इसकी, 0.35 mm एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि 25 हर्ट्ज है तब उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की कोर की थिकनेस अर्थात कि उसकी मोटाई कितनी होगी। तो ट्रांसफार्मर के कोर की जो मोटाई है वो किस किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है फ्लक्स डेंसिटी बी पर और फ्रीक्वेंसी पर। ये दो चीज पर डिपेंड करती है। तो फ्लक्स डेंसिटी बी और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों पर ट्रांसफार्मर की कोर कितनी मोटाई की होगी वो डिपेंड करती। तो 50 हर्ट्ज में 0.35 mm होता है थिकनेस, और 25 हर्ट्ज में यहाँ पर 0.50 mm थिकनेस मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेसिकली सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम में कभी कभी ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछता है दोस्तों कि थिकनेस और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो थिकनेस और फ्रीक्वेंसी बीच में जो रिलेशन होता है दोस्तों, ये रिलेशन आपको बेसिकली देखने मिलेगा कि थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये पूछ लेता है एग्जाम में, थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अर्थात कि यदि थिकनेस को हम कम करेंगे, लेमिनेशन की थिकनेस को अर्थात कि लेमिनेशन की मोटाई को हम यदि कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यदि थिकनेस को कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो थिकनेस बढ़ जाएगी दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन चीजों को याद रखना है हमें। हाई परमिबिलिटी होती है, ये जो कोर है का मटेरियल हाई परमिबिलिटी होती है। लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए, एंड स्टील की ये जो प्रॉपर्टी है, सिलिकॉन स्टील की प्रॉपर्टी लो हिस्टेरिसिस लॉस की प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए, और यह प्रॉपर्टी इसमें दोस्तों होती है। इसीलिए सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बनाया जाता है इसका कोर। तो सभी को क्लियर है? बाकी जो चीजें हैं इन चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? यदि अब हम बात करें तो रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम में या इंफिनिटी ओम में होता है। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान, ये मिलेगा मेगा ओम में। रेजिस्टेंस का मान क्या मिलेगा आपको? मेगा ओम में दोस्तों, या फिर इन्फिनिटी ओम मिलेगा आपको, इन्फिनिटी ओम मिलेगा, या तो मेगा ओम में मिलेगा या तो इन्फिनिटी ओम मिलेगा। तो ये इस पॉइंट को आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो कपल्ड होती है वो मैग्नेटिकली कपल्ड होती है।
इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर को ऐसा एक्समर भी लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में कपल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं? तो प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग से तो ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होते। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है वो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। तो यह चुंबकीय रूप से कपल्ड होते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय रूप से कपल्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। बाकी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग का जो फार्मूला है वो क्या होगा? तो कई बार इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग कितनी होगी इस फार्मूले से निकाला जाता है। इसे कहते हैं कपलिंग कोएफिशिएंट। ये जो फार्मूला है दोस्तों, K इक्वल M अपान रूट में L1 इंटू L2। तो ये जो इंडक्टेंस है ये प्राइमरी वाइंडिंग का है और L2 ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस। तो कपलिंग कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है। जब भी कपलिंग कोएफिशिएंट का फार्मूला पूछा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग कितनी है ये पता कर सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कपलिंग होती है उसका के का मान हमेशा 1 रखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। के का मान मैग्नेटिक कपलिंग में के का मान 1 रखा जाता है। और ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के बारे में पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी ओम होता है या फिर मेगा ओम में होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। 100% मैग्नेटिक कपलिंग ट्रांसफार्मर में जब तक नहीं होगा तब तक वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, अर्थात कि वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर में 100% मैग्नेटिक कपलिंग होना चाहिए। तो ऐसे एंगल में रखेंगे हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, कि इन दोनों के बीच में 100% मैग्नेटिक कपलिंग होना चाहिए, अर्थात कि इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़े नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक रूप से जुड़े होने चाहिए। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कपलिंग होते हैं और मैग्नेटिकली कपलिंग 100% होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफर टू पावर एंड फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। देखो दोस्तों, होता क्या है, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज और करंट को ही स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखिए दोस्तों। ट्रांसफार्मर में पावर